Hello. Here the question is how many distinct terms are there in 1 plus x to the power 7 plus x to the power 13 and whole to the power 100. तो यहाँ पे एक ट्राइनोमियल आपको इक्वेशन दिया गया है और इसको अगर हम 100 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एक्सपेंशन होगा और सेम टर्म्स को ग्रुप करेंगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने होंगे वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मल्टीनॉमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। एंड एक्सपेंशन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ 100 फैक्टोरियल ओवर a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल एंड 1 टू द पावर a x टू द पावर 7 पावर b एंड x टू द पावर 13 ओवर c एंड सिग्मा इज ओवर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 100 एंड a b c आर होल नंबर्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे ग्रुपिंग होगी वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करके टर्म्स आ रहे हैं वो x का एक्सपोनेंट कैसा है। अगर विद द टर्म्स विद द सेम एक्सपोनेंट ऑफ x दे विल बी एडेड टुगेदर, और अगर डिफरेंट है वो डिस्टिंक्ट टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ कंसर्न है हमारे पास x का एक्सपोनेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 1 हो जाएगा। और इसको अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर दिस इज 7 टाइम्स b प्लस 13 टाइम्स c। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि 7b प्लस 13c की जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी उतना ही कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसके टर्म्स इस एक्सपेंशन में हमें टर्म्स मिलेगा। तो मेन कंसर्न हमारा कि 7b प्लस 13c के कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगे विद द कंडीशन ऑन b एंड c इज गिवन हियर। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं आप कि जो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, जब c पूरा का पूरा 100 ले, b के पास क्या हो जाए 0, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर 1300। तो इसमें कह सकते हैं कि 1 से जो एक्सपेंशन होगा वो तो 1 से स्टार्ट होगा, बीच में कुछ होगा, उसमें लास्ट में आपके पास जब इसको c को हम 100 लेंगे यहाँ पे तो 100 फैक्टोरियल भी, और यहाँ से आ जाएगा x टू द पावर 1300। तो फर्स्ट एंड लास्ट मालूम है, यानी कि टोटल 1301 टर्म्स होंगे या उससे कम होगा, उसके बियॉन्ड तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो मोटा मोटी कहते हैं रफ आइडिया हमारे पास आ गया, लेकिन इसके अंदर है तो कितना है वो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसको भी हमने रिड्यूस कर दिया कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि 7b प्लस 13c की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा रिड्यूस हो चुका है कि 7b प्लस 13c की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हम अचीव कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि यहाँ पर इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 7b प्लस 13c में मान लेते हैं कि एक आपके पास पेयर बी सी का ये है, जैसे मान लीजिए कोई एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है m है और जो कि b एंड c पे अचीव हो रहा है। ठीक है, और सेम वैल्यू को हम एक दूसरे बी और सी पेयर पे हम अचीव कर रहे हैं, दैट इज़ b1 एंड 13c1। तो एक bc पे हम m अचीव कर रहे हैं और एक b1 c1 पे हम ये अचीव कर रहे हैं। तो इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स b1 को इधर ले आते हैं तो b माइनस b1 इजकल टू 13c को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 13c1 माइनस c। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि 7 डिवाइड्स दिस एक्सप्रेशन एंड 13 डिवाइड्स दिस एक्सप्रेशन। तो 7 13 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कि प्राइम है तो 7 पूरा का पूरा इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि c1 माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 7। सिमिलरली b माइनस b1 क्या होगा, डिविजल बाई 13 एंड b माइनस b1 इज मल्टीपल ऑफ 13। तो इसको आप लिख सकते हो b माइनस b1 इज इक्वल टू दिस इज 13k एंड c1 माइनस c इज इक्वल टू 7k। तो यहाँ पे एक आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि यहाँ पे दोनों मैंने k सेम क्यों लिया हुआ है। तो यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए k1 होता और अगर ये k2 होता तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 13k1 होता और यहाँ पे 7k2। तो 13 7 इधर 13 7 इधर कैंसिल आउट हो गया तो k1 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे k2 आएगा। ठीक, तो अब इसको लिखना चाहें हम तो ये हो जाएगा दिस इज b1 इजकल टू b माइनस 13k एंड c1 इजकल टू c प्लस 7k। ठीक है, तो अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये देखिए कि यहाँ पर ये
सेम वैल्यू जो यहाँ पे हमने m लिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग मान लीजिए कि BC हमने लिया हुआ है, तो ये सेम वैल्यू को हम के अगर हम मान लीजिए कि 13 एक नीचे ले आते हैं B की वैल्यू को और C की वैल्यू को 7 अप करते हैं, तो हम सेम इस सम को हम इस वैल्यू को हम अचीव कर सकते हैं। यानी कि जो वैल्यू हमें BC पे मिल रहा है वही वैल्यू किससे मिलेगा, B-13 और C+7 पे मिलेगा। सेम वैल्यू किस पे मिलेगा, B-13 × 2 और C+7 × 2 पे मिलेगा। तो जस्ट लाइक आप ये कह सकते हो आप कि समेशन ऑन, या इसको कैपिटल एस नाम देते हैं, समेशन ऑन B, C इज द सेम एज समेशन ऑन B-13K एंड C+7K। ठीक है, और K क्या है यहाँ पे, K बिलोंग्स टू, यहाँ पे मान लेते हैं हम दिस इज नेचुरल नंबर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं कि B मान रहे हैं कि हम डाउन साइड नीचे की तरफ, इसलिए K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमने ले लिया यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास 7 इंटू यहाँ पर लेते हैं दैट इज 53 और प्लस 13 इंटू 27, तो ये हमारा क्या हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया, ये C हो गया। अब ये कह रहा है कि सेम वैल्यू विल बी अचीव्ड विथ 13K। अगर 30 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज़ 40 और ये 30 माइनस किया 7 अप किया तो ये हो जाएगा 13 इंटू दिस इज़ 34। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 7 इंटू 27 प्लस 13 इंटू 41 एंड दिस फर्दर बिकम्स 7 इंटू 14 प्लस 13 इंटू 48 एंड फर्दर डाउन इसको जाते हैं तो 7 इंटू 1 प्लस 13 इंटू 55। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो B है सारा सारा ये, इसको हम B इक्वल टू 1 पे भी हम ये सम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है कि जो इसका सम है उसको B की एक लोअर वैल्यू में हम ले जा करके भी इस सम को हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं B को लगातार इस तरह से रिड्यूस करता जा रहा हूँ, C1 अप हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि C1 जो है 100 के पार चला जाए। ठीक है, और अगर 100 के पार C1 तो भी B1 और C1 दोनों को भी 100 के अंदर ही रहना है, यहाँ पे 100 या 100 के बिलो रहना है और 0 से बिलो रहना है। तो ये कह सकते हैं कि डाउट भी इसको दूर कर दें कि C1 कभी ऐसा हर एक B1 के लिए हमारे पास C1 मिलेगा। वो कैसे, इन दोनों को सम कर लेते हैं अगर B1 और प्लस C1 को, तो B1 प्लस C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज B प्लस C माइनस 6K। अब ये K अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो इसका मतलब कि B1 प्लस C1 की वैल्यू जो है जो हम ले रहे हैं वो B प्लस C से कम ही है। तो B प्लस C तो 100 है, उसके नीचे की बात हो रही है, तो इसका मतलब कि B1 प्लस C1 जो भी आएगा B1 C1 होंगे उनकी वैल्यू 100 के नीचे ही है। इसका मतलब कि C1 तो हमेशा अचीव होगा ही। ठीक है, तो लेस देन आर इक्वल टू 100 है ही है। तो ऑलवेज B1 जो लेंगे हम रिड्यूस करते हुए आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग जो C1 इंक्रीज कर रहा है वो C1 हमेशा बाउंडेशन के अंदर है और उसको हम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी इस तरह के एक्सप्रेशन को हम नीचे रिड्यूस कर सकते हैं इस लेवल में। ठीक है, अब इस रिजल्ट को जो है, इस वाले रिजल्ट को यहाँ से जो हमने इसको डिस्क्राइब करे थे, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि अब इस्तेमाल आ सकता है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि जो B की जो वैल्यू है, अगर जब 100 हमने लिया था, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए कि बहुत सारे सम वो डिफरेंट C के लिए हमें डिफरेंट C के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि इस एक्सप्रेशन की कुछ वैल्यू हमें मिल रही थी, कुछ सम आ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो सेम सम को हम फर्दर कहाँ अचीव कर सकते हैं, 100 माइनस 13 करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा। इस नंबर जो B का वैल्यू होगा यहाँ पे ये सारे सम इसके करस्पॉन्डिंग जो सम थे वो यहाँ भी मिलेगा। फिर सेम कर सकते हैं कि 100 माइनस 13 इंटू 2, यहाँ पर भी जो इस नंबर के करस्पॉन्डिंग सारे सम होंगे वो यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, रिपीटेशन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। इसी तरह से अगर फर्दर डाउन लेके जाएं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 100 माइनस 13 टाइम्स अगर करेंगे तो 91 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 100 माइनस 13 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 9।
तो ये 100 वाले सम को हम अगर b इक्वल टू 9 लेंगे तो वो सारे के सारे सम हम यहाँ पर भी अचीव कर सकते हैं। जैसे लाइक ये कह सकते हैं कि सब रिपीटिशन हो रहे हैं यहाँ पे, तो इन सब रिपीटिशन की जगह पे हम केवल इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कहते हैं कि रिपीटिशन वाला चीज़ चला जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम 99 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम 99 माइनस 13 एंड सो ऑन करते हुए इसमें आप लेंगे तो 99 माइनस 13 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया 8 एंड सो ऑन करते हुए अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे इसी तरह से तो हमें क्या मिलेगा। सामने कह सकते हैं कि फिर 13 12 होते हुए हमारे पास चला जाएगा ये 3 2 1। अब ये कह सकते हैं कि इसी तरह से रिड्यूस करते हुए जाएंगे तो ये 13 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस बिकम्स इक्वल टू हाउ मच 0। फिर 12 के करस्पॉन्डिंग कितना हो गया यहाँ पे 12, फिर उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 11, फिर उसके बाद 10, ये तो है ही यहाँ पे। तो पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि ये जो हम b की ऊपर की वैल्यू पे जो सम आ रहे हैं वो सारे सम हम b को 0 से लेते हुए 12 में ही वो सारा सम हम अचीव कर सकते हैं। तो बाकी की चीज़ों को हम हटा सकते हैं और 0 to 12 जो b की वैल्यू है उस पर अपना हम ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब तो सम को निकालने से पहले पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे पास b1 और c1 के एक्चुअल में पेयर कितने बनेंगे, ठीक है, तभी तो सम मिलेगा। तो अब पेयर के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम 12 लेते हैं b की वैल्यू तो करस्पॉन्डिंग जो c1 होगा वो b1 प्लस c1 की वैल्यू कितनी हो सकती है, b1 प्लस c1 विल बी लेस देन आर इक्वल टू 100 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो c1 की जो एटमोस्ट वैल्यू होगी डेट विल बी लेस देन आर इक्वल टू 100 माइनस 12 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। 11 जब लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन c1 लेस देन आर इक्वल टू 100 माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन करते हुए लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू c1 की वैल्यू हो जाएगी लेस देन आर इक्वल टू 100 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। तो हर एक बी के करस्पॉन्डिंग इतने c1 हमारे पास मिल रहे हैं, ठीक है। तो इतने मिले, इनको सभी को ऐड कर लेते हैं। तो पहले में हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, दिस इज, इसको 0 का इंक्लूड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दिस इज 101 माइनस 12। सेकेंड वाले केस में कितना हो जाएगा दिस इज 101 माइनस यहाँ पर 11 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा 101 माइनस 0। अब इसका पूरा अगर हम सम करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना बार आएगा 13 टाइम्स है तो दिस इज 13 इंटू 101 और ये समेशन क्या हो जाएगा 1 से लेकर 12 तक तो दिस इज -1/2 एंड 12 इंटू 13 एंड दिस इज इक्वल टू 13 माइनस दिस इज 6 इंटू 12 दैट इज 78 और ये आ जाएगा 1235। तो 1235 डिस्टिंक्ट हमारे पास कह सकते हैं कि b1 c1 के पेयर होंगे, ठीक है, जब b1 की वैल्यू क्या हो रही है 0 से लेके 12 तक हो रही है। तो अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है कि हमने b1 c1 का पेयर तो ले लिया लेकिन क्या ये सभी के सभी जो हैं पेयर हैं क्या वो डिस्टिंक्ट सम दे रहे हैं ये या नहीं दे। कोई हो सकता है कि जैसे कि वहाँ पेयर सेम हो गए थे bc के कुछ वैल्यूज़ पे और अलग bc के वैल्यूज़ पे सेम सम आ रहे थे, यहाँ भी तो हो सकता है वो चीज़। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्लेम मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं हो सकता है। कैसे, तो लेट सपोज कि b1 c1 की किसी दो पेयर के लिए सम सेम हो रहा है। तो लेट सपोज अगर सम सेम हो रहा है इसका मतलब है कि दिस इज 7 इंटू b1 प्लस 13 c1 इज इक्वल टू, दूसरा पेयर ले रहे हैं b2 c2 तो 7 b2 प्लस 13 c2, ठीक है। तो अब फिर से 7 वाले को एक साथ ले आते हैं तो b1 माइनस b2 हो गया और ये हो गया 13 c2 माइनस c1 हो गया, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा मैक्सिमम 12 और मिनिमम कितना होगा 0, इसका मतलब कि 12 होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी क्या होगा, इसकी 0 ले लिया आपने, इसको 12 ले लिया तो -12, तो इसके बीच में रहेगा। सिमिलर केस में ये भी -12 से लेते हुए 12 के बीच में लाई करेगा। तो 7 इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सॉरी इसको नहीं, इधर देखिए 13 जो है इस पूरे को डिवाइड कर रहा है। अब 13 प्राइम नंबर है तो या तो इसको डिवाइड करेगा या तो इसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे 7 13 से डिविजल है नहीं तो इसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो इस केस में भी
ये डिविजिबिलिटी के लिए ये जो सम है तभी हो सकता है जब ये 0 हो जाए। और यहाँ पे -12 के तक ही सीमित है ये। अगर 13 या उसके बियॉन्ड होता तब यहाँ पे डिविजिबिलिटी के लिए 13 कंसिडर कर सकते थे। तो इसका मतलब है कि 13 अगर पूरे को डिवाइड करें तो B1 मस्ट बी इक्वल टू B2, यानी कि पूरा सम क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, यानी कि B1 इक्वल टू B2। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 13 डिवाइड 7 टाइम्स B1 माइनस B2, दिस इम्प्लाइज B1 इक्वल टू B2। तो जब B1 इक्वल टू B2 ये 0 हो गया तो ये पूरा सम, ये प्रोडक्ट क्या हो गया 0। तो 0 तभी होगा जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ये। तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज C1 इक्वल टू C2, यानी कि किसी भी दो B1 C1 की पेयरिंग पे सम जो भी आ रहे हैं वो डिफरेंट पेयरिंग पे डिफरेंट होंगे। अगर सम सेम हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पेयरिंग भी क्या है, सेम है वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ पे B1 C1 की पेयरिंग के लिए नंबर निकाला था 1235, दैट इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन 7B प्लस 13C। और इसका एक्सप्रेशन चूंकि डायरेक्टली डिफाइन कर रहा है कि कितने इसमें टर्म्स होंगे, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स, डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 1235। तो दिस इज द आंसर। और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कि एक जो हमारा अर्लियर क्राइटेरिया था कि 1301 के अंदर ही आना चाहिए। तो दिस इज द आंसर। आई होप सभी को क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। तो थैंक यू।